नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे मेहमान कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के अंक में हम आपका परिचय एक ऐसे शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपनों को पूरा किया, शून्य से सफलता तक का अपना ये सफर तय किया। अपनी विचारधारा, दूरदर्शिता और कार्यप्रणाली के बल पर आपने एक जागरूक समाज की स्थापना का भी ख्वाब देखा। आज हमारे मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं अशोक शाह जी। आप 1990 में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में नियुक्त होकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपनी सेवाएं दी। वहीं आज आप राष्ट्र के ख्याति प्राप्त लेखक के रूप में जाने जाते हैं और आपकी रचनाओं को प्रशंसकों का बहुत प्यार मिल रहा है। आइए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं हम हमारे आज के आमंत्रित मेहमान का। अशोक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, जब से बस्तर अपने अस्तित्व में आया है तब से अपने विकास की यात्रा में उसने बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप बस्तर में अपनी सेवाएं दे रहे थे तो क्या कुछ आपने अनुभव किया था बस्तर को लेकर? आप बस्तर की व्याख्या किन शब्दों में करेंगे? देखिए, बात करीब 30-35 वर्ष पहले की है, जब 1991 में यहाँ बस्तर में आया था। तो उस समय बस्तर अपनी काफ़ी आदिम अवस्था में था जी। और बस्तर से मेरा मतलब है यहाँ रहने वाले आदिवासी जन। उस समय तो इतनी समस्याएं थी कि लोग हैंडपंप का पानी नहीं पीना चाहते थे जी। इतने पीछे थे, तो वो झरने का, झिरनी का पानी ही पी लिया करते थे। हम लोग हैंडपंप लगवाते थे, बोलते थे कि इसका पानी हमको नहीं पीना है। और हम लोग कहते थे कि आप जो है धान की खेती रोपा पद्धति से कीजिए, तो वो छींटा मार के चले आते थे, बोलते हम तो छींटा मारते आए हैं, हम वही काम करेंगे जी। और मुझे याद है कि मैं पूरा बस्तर घुमा हूँ, 32 ब्लॉक में घुमा था जी। तो एक हाट बाज़ार का नाम मुझे याद है, तोकापाल की हाट बाज़ार जो सोमवार को लगती है, वहाँ मैं घूमा। तो उस समय जो लोग थे, जो खरीदने वाले और बेचने वाले, वो दोनों ही लगभग आदिवासी जन ही थे, कोई नहीं था। और जी। क्या बेचते थे, क्या खरीदते थे? कोई 4 मुर्गी का अंडा लेके 30 किलोमीटर दूर पैदल चल के आया है, कोई 2 बरबट्टी लेके आया है, 2 वो बैगन लेके आया है जी। मैंने पूछा इतनी, तो जो भी है, ये तो हाट बाज़ार है, हमको जो भी मिल जाएगा उससे हम नमक तेल खरीद के ले जाएंगे और यहाँ हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। तो यह था बस्तर। लेकिन फिर भी चेहरों पे बड़ी खुशी थी, आत्मसंतोष झलकता था उनके। और आज 35 वर्षों की बात, कल फिर मैं उसी तोकापाल में गया था जी। उसी हाट बाज़ार में, यह जानने के लिए कि बस्तर हमारा किस तरह से विकसित हुआ है। तो आज परिस्थितियाँ बदली हुई थी। कॉमन ये था कि तब भी पानी गिर रहा था, आज कल भी पानी गिर रहा था और लोग आज पक्की सड़कों के किनारे अपने बाज़ार लगाए हुए थे जी। और आज उनके पास अच्छी अच्छी सब्जियां थीं। और हमने पूछा तो कोई भी पैदल चल के नहीं आया था। आज वो मोटरसाइकिल से आए थे या पिकअप से आए थे या अन्य तरीके से आए थे। पहले हम सिक्के गिना करते थे कि उनके बेचने के पास कितने सिक्के मिले, आज हम रुपये देख रहे थे जी। आज उनकी ढेरियाँ जो लगी थी, वो कोई भी ढेरी 20 रुपये से कम की नहीं थी। दूसरा, आज इंटरनेट है जी। और इंटरनेट ने उनको सामान्य जीवन से कनेक्ट कर दिया है। तो जब ये कनेक्शन हो गया तो उनके भीतर एक बहुत बड़ी आकांक्षा पैदा हो चुकी है। भले ही वो रहते हों सुदूर जंगलों के बीच में, लेकिन अब वो हमारी आधुनिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। आधुनिक सभ्यता क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो सब वो जान गए हैं जी। इसलिए उनके पहनावे में, उनकी बोलचाल में, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा अंतर आया है। और इसी बीच हम परसों कलेक्टर से मिलने गए थे तो चर्चा हुई, तो उसमें भी बताया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य बस्तर में किया गया है जी। तो जो पुरानी स्थिति थी कि झीरी का पानी पी के डेंगू एक बीमारी हो जाती थी, जिसको डेंगू हो जाता था बचता ही नहीं था जी। आज वो बीमारी नहीं होती है। डायरिया की बीमारी कम होती है और जो अनेक बीमारियाँ, एक मेनिंजाइटिस भी पहले हुआ करती थी जो मच्छरों के काटने से होती थी, तो ये सारी बीमारियाँ आज लगभग ख़त्म हैं और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।
बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं कि उनके जेब में मोबाइल है, तो उस मोबाइल का खर्चा वो कैसे उठाएं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, ये कह सकते हैं कि ये आपका अनुभव है बस्तर कल और आज में जो आपने अनुभव किया है, और इस दौरान जब भी भ्रमण में आते हैं तो बहुत सारी परिवर्तन भी आप महसूस कर रहे हैं। एक और प्रश्न मन में उठ रहा है, बस्तर में रहकर अपनी सेवाएं देने के बाद जब आप अन्य जिलों में गए अपनी सेवाओं के लिए, तब आपने वहाँ और बस्तर में क्या अंतर महसूस किया? क्या कुछ अंतर है बस्तर में और अन्य जिलों में? एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि बस्तर जब मैंने काम किया तो बस्तर ईमानदार बस्तर था जी। छल कपट से रहित बस्तर था। वह पढ़े लिखे लोगों पे विश्वास करता था। वो ये मानता था कि पढ़े लिखे लोग भी उसकी तरह ईमानदार होंगे और वो जो कुछ भी बताएंगे उसकी भलाई के लिए बताएंगे जी। बट दुर्भाग्य बस ऐसा नहीं हो पाया। वे प्रकृति के साहचर्य में रहते हुए प्रकृति से उन्होंने जीना सीखा जी। इसलिए छल कपट नहीं आया। वो नदियों की तरह बात करते थे, हवा की तरह चलते थे और बनों से वृक्षों से को गले लगाकर दोस्ती किया करते थे जी। तो वो तो जो भी आया बस्तर में, बस्तर के आदिवासियों ने सबको दिया जी। कुछ न कुछ दिया, जिस रूप में दिया वो दिया। उन्होंने कभी लेने के बारे में नहीं सोचा और ये बस्तर की कल्चर की महानता थी जी। और शायद आज भी है। वो सबको देते थे। धनी से धनी भी आदमी चला आ रहा है, करोड़पति चला आ रहा है, तो बस्तर का गरीब से गरीब आदिवासी भी उसको कुछ न कुछ दे देता है जी। चाहे वो जिस फॉर्म में दे, जिस रूप में दे। बाकी ज़िलों में यही अंतर है कि बाकी ज़िलों में ये देने की प्रथा तो थी ही नहीं, जबकि बस्तर की संस्कृति और परंपरा कुछ न कुछ दे देने के लिए है। जैसे नदी पानी देता है, वृक्ष फल फूल देते हैं, पक्षी अच्छा संगीत देते हैं, तो इन्हीं से बस्तर के लोगों ने सीखा। हम उनको आदिम कहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। कौन है आदिम? आदिम तो हम हैं कि जो छल से, कपट से, द्वेष से, ईर्ष्या से ग्रसित हैं और ये जो प्रवृत्ति है ये आदमी को पीछे ले जाती है जी। लेकिन बस्तर के आदिवासी तो बहुत ही विकसित है। वो नाच सकते हैं, वो गा सकते हैं। हमको अगर खड़ा कर दिया जाए कि आप नाच के दिखाइए, हमारे पैर नहीं उठेंगे, हमारे गले से एक आवाज़ नहीं निकलेगी। हमको कह दिया जाएगा हंसिए, तो हम हंसने के लिए हमको कसरत करनी पड़ेगी जी। वो ऐसे ही हंसते थे, ऐसे ही गाते थे, वो उनका जीवन था। तो विकसित वो थे और उन्हें जो आज की जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है, जो आज के सारे संत कहते हैं कि समय है वो आज है, आज में खुश रहो जी। यह सीखने के लिए किसी संत की महात्मा की आवश्यकता नहीं है। तब तो हम बस्तर के लोगों से सीखा करते थे कि यहाँ जो भी है बटोरने के लिए कुछ भी नहीं है, सब दे देने के लिए है और दे देना ही जीवन है। लेना जो है वो मृत्यु को आमंत्रित करना है। तो बस्तर हमें ये सिखाया। बाकी जिलों में हम गए तो इसके जस्ट उल्टा पाया जी। देना कम, लोग लेना अधिक जानते थे। तो ये हमने अपने कार्य अवधि में देखा जी। हमने आपका जीवन परिचय पढ़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बस्तर के वनों ने, बस्तर की संस्कृति, विरासत ने किस तरह से आपको प्रभावित किया कि उसे आपने साहित्य के रूप में उकेर दिया? बस्तर ने हृदय को खोला जी और मन को विस्तार दिया ताकि मन जो है अंतरिक्ष की तरफ फैले। और ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको एक मनुष्य बनाती हैं। तो कायदे से देखें तो बस्तर ने हमें मनुष्य बनना सिखाया। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि बटोरना अपसंस्कृति है, दे देना सुसंस्कृति है और इंसान को यही सीखना चाहिए और यही करना चाहिए और इसी से वो विकसित होता है। अदरवाइज जानवरों में और आदमियों में अंतर नहीं रह पाता है। आदमी सीखता है तो बांटता है, देता है। और हमारी भी कोशिश यही थी कि जो हमारी हैसियत में, जो हमारी प्रशासनिक हैसियत थी, उस हैसियत में मैं जितना दे सकता था उतना देने की कोशिश किया जी। आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब आपके जीवन झरोखे में झांकने का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप मूलतः कहाँ से हैं और परिवार में कौन कौन है? मूलतः मैं बिहार में मेरा लालन पालन हुआ, मैं बिहार का हूँ जी। और अब 35 सालों से तो मैं मध्य प्रदेश में हूँ, जब से मैं प्रशासनिक सेवा में आया।
मेरी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत बस्तर से ही हुई, जगदलपुर से हुई। तब बस्तर एक ज़िला था और एक कलेक्टर हुआ करते थे। यहीं पे मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ, प्राची का। हम दूसरी बेटी और एक और हुई। हमारे पास 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है सरोज है। 33 वर्षों तक मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया जी। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के पहले मैं 1 वर्ष तक इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में भी काम किया। लेकिन यह जो सेवा है, यह मुझे आदमी होने का, इस सेवा ने मुझे सुकून दिया। जी। और इस पद पे रहते हुए सहायक कलेक्टर से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन तक जी। मेरी हर पल यही कोशिश रही कि मेरे पास जो कुछ है वो आम आदमी को दे दूं और वो उसके काम आ जाए, क्योंकि उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो हम निरंतर इसी दृष्टिकोण से प्रयास करते रहे और जो कुछ बच गया, जो मैं दे नहीं सका और लगा कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट हैं, सीमाएं हैं, तो वो देने के लिए मैं साहित्य के क्षेत्र में आया और जो अनुभूतियाँ थी, जो मनोवेग थे, जो मेरी भावनाएं थी जी। उनको एक आकार देने के लिए मैंने यहीं से कविता लिखना शुरू किया और यह यात्रा निरंतर बनी रही, आज भी है। मेरी 19 कविताओं की पुस्तक आ चुकी है, एक कहानी की पुस्तक है, एक निबंध की पुस्तक है और भी तमाम। चूँकि मैं यहाँ से गया था, मेरी ट्रेनिंग यहाँ हुई थी, तो मैंने 35 पुस्तकें आदिवासियों के जीवन पे संपादित की है। वो अलग हैं, जिसमें उनकी सभ्यता, संस्कृति, गायन, परंपरा, लोक कथाएँ, उनकी पेंटिंग्स, वो सारी चीज़ों को हमने दस्तावेजीकरण किया ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे ना कि आने वाले 25 सालों में लोग भूल जाएंगे कि आदिवासी कैसे होते थे और क्या करते थे, उनकी संस्कृति से भूल जाएंगे। तो ये सारा काम जो हमने किया, और एक काम भी किया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने से गुजरता है जी। और वो कुछ पाने का हकदार है और वो मैं देने में सक्षम हूँ, तो उसको देने में मैंने कोई कोताही नहीं बरती। तो जितनी क्षमता के साथ हो सकती है वो मैंने उठाने का कोशिश किया। और मुझे याद है कि बस्तर में उस समय मोतियाबिंद बहुत होता था, तो मैंने उसमें एक बहुत बड़ा शिविर आँखों का कराया था, ऑपरेशन का। जी। उसमें 637 लोगों के ऑपरेशन कराए थे, उनको जीवन दृष्टि दी थी। तो एक छोटा सा काम था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था। लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, ये हम पुनः देख सकते हैं। जी। तो एक दृष्टि थी। तो इस तरह के अनेकों कार्य हैं, अब यहाँ तो छोटी सी मुलाकात में हम कह नहीं सकते हैं। जी। तो संस्कृत और प्रशासन दोनों साथ साथ चलते रहे। यही मेरा अगला प्रश्न आपसे है। जैसा कि आपके विचारों से व्यक्त होता है कि प्रशासनिक पद पर रहकर जितनी जन सेवा आप करने की आप में क्षमता थी, आपने वो पूर्ण करने का प्रयास किया। तो ये भावना कैसे मन में आई कि राष्ट्र सेवा की ओर आगे बढ़ना है, प्रशासनिक पद पर आना है? पारिवारिक माहौल था ऐसा या स्वयं के मन में ये विचारधारा थी कि समाज की सेवा करनी है? आदमी मूलतः अच्छा होता है जी। इंसान अच्छा होता है, बशर्ते कि वो गलत मार्ग पे न चला जाए। तो हमारे मन में कितनी अच्छाइयाँ हैं, हमारे भीतर कितनी क्षमता है, उसकी पहचान हम बचपन में ही कर लेते हैं। जी। तो हम हमेशा अच्छे मार्गों पे चलेंगे और समाज को कुछ देने लायक बन पाएंगे। तो ये हमारे ऊपर रहता है, इसका चयन करता है। तो इसके लिए थोड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है ताकि कहीं हम भटक न जाएं। हमको कोई दूसरा अच्छा नहीं बना सकता है। जी। लोग कहते हैं कि हाँ, जिस परिवेश में जैसा होता है उसके अनुसार आदमी बन जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वही मापदंड का काम करती है। तो अगर ये आप में है तो आप अच्छे परिवेश में अच्छे बन सकते हैं और बुरे परिवेश में रहते हुए भी अच्छे बन सकते हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमें आदमी को अपने भीतर ये खोजने की ज़रूरत है, खास करके आज के जो युवा हैं उनकी खोजने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है। जी। दुर्भाग्य इस बात का होता है कि जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में हमको पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज़ में अच्छे थे और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जिसको जिसको पता चल जाता है कि वो किस में अच्छा कर सकता है,
वो एक महान व्यक्ति बन जाता है जी। और अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर लेता है। जी। तो मुझे बचपन में मुझे लगा कि मैं यूं ही मेरी ज़िंदगी मैं बिताने वाला नहीं हूँ, तो हमें कुछ अलग हट के करना चाहिए। तो उसी ने हमें प्रेरित किया और उसी प्रेरणा से आपने अपने इस सफ़र की शुरुआत की। जी। कहते हैं कि जब आप किसी सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं तो जहाँ कामयाबी होती है वहाँ कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। तो निसंदेह आपके इस सफ़र में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आपके सामने आई होंगी। किस प्रकार की चुनौतियाँ रहीं और उनका सामना आपने किस प्रकार से किया? देखिए, सफलता तभी मिलती है जब चुनौतियाँ हों। जी। अगर चुनौतियाँ नहीं होंगी तो सफलता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो पैदा होना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप दुखों के सागर में पैदा होते हैं जी। और आप पैदा होते ही रोना शुरू करते हैं। कुछ समृद्ध घरों में पैदा होते हैं तो उनका जीवन में बचपन की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। हमारा परिवार उतना समृद्ध नहीं था, तो जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि अर्थाभाव में जी। कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की जाए और अपने आप को बिगड़ने से बचाए रखा जाए, वो बात हमारी सबसे पहली चुनौती थी। जी। तो हमारे माता पिता ने जो कुछ भी किया, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहता है। हमारे माता पिता ने भी बेस्ट किया, लेकिन उस बेस्ट को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपकी इच्छा शक्ति आती है। जी। तो पहली चुनौती तो यही थी कि आप के अंदर अच्छी पृष्ठभूमि नहीं है, अर्थाभाव है, सामाजिक परिवेश वैसा नहीं है, कोई आपको प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, तो क्या हम रुक जाएं वहीं पे? तो मेरे ख्याल से 80% लोग वहीं रुक जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब आप अपना नेतृत्व खुद करने लगते हैं तो जितनी सारी चुनौतियां आती हैं उसका आप सामना करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ कि मान लीजिए कि मैं बचपन में गांव में घूम रहा हूँ, खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन एक लौ और एक दृढ़ इच्छा शक्ति ये हमेशा बनी रहती थी कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मेरी जगह कहीं और है और मुझे वहीं जाना है। तो ये हमारे मार्गदर्शन का काम करती थी और उसको ध्यान में रख के मैं दोनों की बात सुनता था। तो दिल की बात भी सुनता था और मन की बात भी सुनता था जी। तो दोनों में तालमेल बनाते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए मैं निर्णय लेता था और मेरे निर्णय जो है फिर जो है चुनौतियाँ आई और चुनौतियों ने हमें ऊपर उठाया। जब भी कोई चुनौती आई हमें एक सीढ़ी ऊपर उठा दिया। तो मुझे लगा कि ये तो मेरी सहायिका हैं मेरे जीवन की और ये जितनी आए उतनी अच्छी है। बहुत खूब जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज आपसे हमें प्राप्त हुआ है। यही एक और प्रश्न है उन युवाओं के लिए जो थोड़े से प्रयास में निराश हो जाते हैं। आपने अपने जीवन परिचय में हमें बताया कि किस प्रकार के अभाव में आपने अपने संकल्प को पूरा किया। आज के कार्यक्रम के माध्यम से उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ी सी असफलता में निराश हो जाते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं करते हैं? मेरा युवाओं से आग्रह ये है कि जो भीड़ में चला जी, वो खो गया और भीड़ में हमेशा कमज़ोर लोग चला करते हैं। भीड़ में हमेशा गैर जिम्मेदार लोग चला करते हैं। भीड़ में हमेशा वैसे लोग चला करते हैं जो जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते हैं, जो चुनौतियों से मुंह मोड़ना जानते हैं जी। और उस तरह का ज़िंदगी आसान ज़िंदगी होती है और उनके पास अपने एक्सप्लेनेशंस हैं, रीजनिंग है, लॉजिक है कि अरे पूरी दुनिया ऐसी है तो हम ऐसे कैसे हो जाएंगे जी। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम तो बस्तर में पैदा हुए हैं तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। तो ये जो है ज़िंदगी को एक जन्म पहले ले जाने की बात होती है, ये जो होती है। तो मेरा युवाओं से ये कहना है कि तुम अपने भीतर तो पहचानो कि तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है जी। जिसको तुम अभी तक इग्नोर करते आए हो, क्योंकि तुम डरते हो अपने आप से, तुम चुनौतियाँ पसंद नहीं करते हो, तुम सहारा चाहते हो और सहारा कहाँ से मिलेगा, कोई आके आपको बता देगा। लेकिन मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आपके ज़िंदगी के लिए कोई दूसरा नहीं बता पाएगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। ठीक है, कोई रास्ता दिख रहा है कि यहाँ से वहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे,
लेकिन जो बता रहा है उसके बताने भर से तो आप पहुंच नहीं जाओगे। चलना आपको पड़ेगा, चुनना आपको पड़ेगा, जी तय आपको करना पड़ेगा और निर्णय आपको लेना पड़ेगा। तो जिंदगी की चुनौतियों के खतरे तो उठाने ही होंगे। अगर आप ये खतरे आप नहीं उठाए तो एक सामान्य आदमी की तरह रह जाएंगे, और सामान्य आदमी की तरह रहना बहुत आसान है। जी कौन पूछता है कि बस्तर के कोंटा में कौन पैदा हुआ, कौन मर गया? कौन जानता है? करोड़ों लोग पैदा हुए, करोड़ों लोग मर गए, सब भूल जाते हैं। जी तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि खुद को पहचानो, खुद तय करो। और उदाहरण के रूप में एक सेंटेंस में देना चाहूँगा महात्मा बुद्ध का, अत दीपो भव। खुद का दीपक खुद बनो। बनिए। जी बहुत खूब। तुम्हें कोई बड़ा नहीं बना सकता। अगर तुझे प्रकाश चाहिए तो दीपक की तरह खुद जलो ना। और आंधी और तूफान आ जाते हैं, चारों तरफ बाढ़ आ जाती है, तो तुम जो है द्वीप की तरह बन जाओ ना, उससे ऊपर उठ जाओ, तुम्हें कोई प्रभावित नहीं करने वाला। युवा कहेंगे कि बहुत आसान है बोलना, करना नहीं है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के उदाहरण नहीं दूंगा, करना भी आसान है। अगर तूने एक पग अंदर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो तुम्हारी मंजिल शुरू हो जाती है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। जी लेकिन तय तुम्हें करना है। इसी तरीके से किसी भी संगठन में, शक्ति में, भीड़ में शामिल होने के बजाय तुम तय करो कि तुमको जाना कहाँ है, और तुम ही अपने जीवन के मार्गदर्शक हो, और ये तुम्हें ही तय करना है। बाकी जितने लोग आएंगे वो तुम्हारे जीवन के बारे में क्या जानते हैं? सही। तुम्हें क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए? अपने लक्ष्य को हमें स्वयं ही साधना स्वयं होगा। साधना है और अपने विवेक का उपयोग करना है। ठीक है, रास्ता बता दिया है ना, जी रास्ता बता दिया, अब तुम्हें तय करना चाहिए कि अच्छा है कि खराब है। अब मान लो तुम्हें लगता है कि अब ये अच्छा रास्ता है, चलो ना। जी अब चलो, तुम्हें कौन रोकता है? जी। चलिए, कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में एक और प्रश्न है जो मैं आपसे इस प्रश्न पर उत्तर चाहूँगी। बस्तर ने आपको क्या कुछ दिया है? यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूँ तो आपके उत्तर क्या होंगे? क्या तो कुछ? हमने बताया ना, शुरू में ही बता दिया जी कि बस्तर में जो आज मानो डुप्लीकेट है, जी अधिकांश आदमी डुप्लीकेट है। कहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, भीतर से कुछ और होते हैं। ठीक है जी तो बस्तर ने शुरू में हमें यही सिखाया कि ओरिजिनल आदमी बनना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। जैसे यहाँ के आदिवासी हैं, जी उस समय थे, आज तो मैं उतना अभी देखा नहीं। तो आदमी ओरिजिनल हो। बहुत अच्छा लगा आपसे आज यूँ रूबरू होकर। निसंदेह हमारे दर्शकों को भी हमारे ये आज का कार्यक्रम पसंद आएगा, जहाँ आज हमने बस्तर के उस मौलिक स्वरूप को देखा जो अपने कार्यकाल के दौरान में आपने अनुभव किया था। उसे आज आपने हमारे दर्शकों से भी साझा किया, हमारे युवक, हमारी युवतियों का भी मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार अपने लक्ष्य को साधने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। तो एक बार पुनः अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे अपने जीवन का ये जो झरोखा है यूं ही हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।